आप सुन रहे हैं विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के, जिनकी पहली ही फिल्म ने यह संदेश दे दिया था कि समाज के लिए बहुत जरूरी है अंकुश। पूरे आत्मविश्वास और लंबे संघर्ष के बाद राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एडिटर एन चंद्रा ने फिल्म अंकुश से शुरू किया अपना सफर और बढ़ाया दर्शकों की तरफ दोस्ती का हाथ। कैसे न करते दर्शक एन चंद्रा से दोस्ती, वो तो इंतजार ही कर रहे थे। तेजाबी निर्देशक एन चंद्रा की यादों के उजाले विविध भारती की तरंगों पर सिर्फ आपके लिए। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में निर्माता, निर्देशक, फिल्म संपादक और लेखक एन चंद्रा अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं। आपसे बातचीत की है अमरकांत दुबे ने। तो आइए सुने इस बातचीत का तीसरा भाग। अब आपके सामने तो बहुत एकदम जो मैदान था वो इस तरह से था कि छक्का कहाँ मारे ये बहुत आसान था आपके लिए। उसमें और फिर क्या बात हो गई कि ये फिल्म शुरू होने वाली थी, इतने में बापू साहब ने और एक फिल्म साइन की और इस बार वो फिल्म थी बोनी कपूर की। ये फिल्म थी वो 7 दिन, जिसमें अनिल कपूर को बड़े लेवल पे वो लॉन्च कर रहे थे जी। और पद्मिनी कोल्हापुरे थी, नसीरुद्दीन शाह भी थे जी। तो उन्होंने बोनी को बोला कि भाई ऐसा है जी। तो बोनी साहब को शायद कोई और एडिटर या समझ में आया होगा यही थे, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, एडिटर तो चंद भी रहेगा। तो फिर मेरे को दूसरी फिल्म मिल गई जिसमें मैं एसोसिएट डायरेक्टर भी था और एडिटर भी था, वो 7 दिन जी। अब यहाँ पे आपकी नसीर के साथ दूसरी फिल्म थी जी, नसीर के साथ, है ना जी। तो फिर एक अच्छा रेपो भी बना होगा, बन गया था। और अनिल कपूर की तो शुरुआत थी वो जी। फिल्म सुपरहिट हो गई और बेजुबान भी बहुत अच्छी गई थी। ऐसे मतलब सक्सेसफुल फिल्म, अबव एवरेज थी वो फिल्म। तो ये जो वो 7 दिन से जुड़ी कोई ऐसी कोई घटना जो लगता है कि कहीं याद की जानी चाहिए? वो 7 दिन की घटना मैं बताता हूँ आपको, जो पीछे उसका मतलब अगेन वो साया जो है मेरे अतीत पे पड़ता है जो जी जी। क्योंकि गुलजार साहब का क्या था, वो डबिंग जो है ना वो बहुत ही ज्यादा ये करते थे, मतलब तवज्जो देते थे डबिंग पे जी जी। मतलब तलफ्फुज साफ होना, बिल्कुल ये सारी चीजें जो है ना वगैरह ध्यान, हाँ, नुक्ता करेक्ट होना चाहिए जी जी। उस वजन बड़े लेखक और हाँ, बड़े तो शायर थे। तो वो जिस तरह से हम उनकी डबिंग, पहले मैं वहां जाके अटेंड करता था एज एन एडिटर, क्योंकि लूप होते थे काट के, वो घूमते रहते थे, तो नंबर देना उनको, ये वो। बाद में मैं खुद चीफ असिस्टेंट बना तो मैं खुद वहां पर आकर के आर्टिस्ट को बताता था। तो उससे मेरी ट्रेनिंग, इवन डबिंग कैसे करवानी है, साफ तलफ्फुज, मतलब मैंने तो उस वक्त गुलजार साहब के साथ तो रह के थोड़ा बहुत उर्दू भी पढ़ना वगैरह सीख लिया था। हाँ, उस वक्त मैं पढ़ भी लेता था। हाँ, लेकिन आपकी तो हिंदी, क्योंकि मुझे याद है मैंने कई इंटरव्यू आपके सुने हैं जी, देखे भी हैं, तो आपकी हिंदी पे कभी भी ऐसा लगा नहीं कि आप महाराष्ट्रियन हैं? उस जमाने में भी नहीं लगा और आज तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और इसीलिए मैंने पहला जो सवाल आपसे किया था कि आप साउथ के हैं कहाँ के? उसका कारण भी है कि आपने अपनी भाषा को कभी भी वो नहीं किया, आपने कहीं पकड़ने में नहीं आती है। तो खैर, हम बात कर रहे थे कि वो 7 दिन की आप डबिंग की बात कर रहे थे। हाँ, तो जब डबिंग आई तो अनिल कपूर साहब को तो पूरा उनकी करियर का बहुत माइलस्टोन था, वो शुरुआत होने वाली थी बड़ी। तो सुबह आवाज हेवी होती है ना जी, हाँ, इंसान की सुबह बेस ज्यादा होता है, तो सुबह 5 बजे डबिंग रख लेते थे अनिल कपूर। हाँ जी। और मैं चीफ असिस्टेंट यहाँ पे, तो जाना पड़ता था मुझे। मैं जाता था, क्या काम है, जाना पड़ेगा। तो मैं जब यहाँ पर एसोसिएट डायरेक्टर और एडिटर बन गया और वो 7 दिन शूटिंग कंप्लीट हुई, उसकी डबिंग शुरू हो गई, तो अनिल कपूर साहब, जैसे मैंने कहा ना कि सुबह आदमी की आवाज बड़ी हेवी रहती है, ग्रेन्स रहते हैं उसमें, तो हमेशा सुबह 5 बजे की डबिंग रखते थे, 6 बजे की। तो मैं जाता था क्योंकि मेरा काम था वैसे। हम लोग तो 7 बजे की मॉर्निंग शिफ्ट होती है तब भी जाते थे।
तो अब मैं जाकर के, मेरी ट्रेनिंग तो इस तरह से हुई थी, तो मैं नहीं ख नहीं, हाँ ह, नुक्ता लगा के। खामोश, हाँ खत्म हो गया। हाँ, तो वो कुछ दिनों तक तो चलता रहा। एक दिन उसका, बुड़क गए वो। हाँ, बोला हटाओ यार। वो नीचे चला गया, बोला आता हूँ, और नीचे से निकल गया। तो उसने बोनी को बोला यार मैं तो नहीं कर सकता इसके साथ डबिंग, यार ये कौन सी डबिंग है इतने दिन से। तो बोनी साहब ने मेरे को पूछा क्या हो गया तेरा अनिल का। मैंने कहा देखो भाई ऐसा है, मुझे जिस तरह से ये चाहिए वैसे मैं लूंगा, क्योंकि मेरे को आपने वो जॉब दिया हुआ है। कल उठ के कोई भी मुझे ये नहीं पूछे कि क्या चंदू तुमने ये सीखा था, ऐसे डबिंग करवाई थी। तो मैं जो कर रहा हूँ मैं करूंगा तो मेरी तरह से करूँ, नहीं तो आप किसी और से करवा लो, कोई और आ जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोनी साहब ने उसको बनाने लगे, देखो मुझे कुछ नहीं मालूम है, डबिंग तो चंदू ही अटेंड करेगा, वो जैसा बोलेगा तेरे को करना पड़ेगा। लेकिन उससे क्या हम लोगों की दोस्ती भी ठीक हो गई। वो नुक्ते ने बहुत अच्छा नुक्ता लगा दिया आपकी जिंदगी में। बिल्कुल। है दूर से बात नहीं कर सकती आप? अरे काट नहीं खाऊंगी मैं तुम्हें, इतना डरते क्यों हो मुझसे? डरते हैं? अरे डरेंगे क्यों, किराया पहले ही दे चुके तुम्हारे नाना जी को। ओहो, किराया थोड़ी ही मांगने आई हूँ मैं, इतना पूछने आई हूँ कि अगर कोई तुम्हें पहले से ही गाना लिख के दे तो भी तुम उसकी धुन बना सकोगे? फिर वही बात, देखा छोटू, ये मराठी छोकरी फिर चैलेंज फेंक रही है प्रेम प्रताप पटियाले वाले को। खैर साहब, यहाँ तो ये वो 7 दिन का जो सिलसिला था, ये एक बहुत अच्छी आपने बात बताई। और या मुझे आज की बात याद आती है, समझ आती है, जिसमें अब ये ख का नुक्ता और क का नुक्ता तो लोग आज के आर्टिस्ट जानते भी नहीं है, नहीं। उनको पता ही नहीं कि नुक्ता क्या होता है। वो तो छोड़िए, बहुत ज्यादा। अभी मुझे किसी ने एक फिल्म के लिए पूछा, तो मैंने कहा आप अगर है तो भेजिए। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट ईमेल की, तो वो रोमन इंग्लिश में लिखी हुई थी। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि भाई वो रोमन इंग्लिश में, उसमें तो हिंदी भाषा इंग्लिश में लिखी हुई है। तो उन्होंने बोला सर हमें तो वहां पर पता चला था कि बॉम्बे में वहां पर लोगों को पढ़ना नहीं आता हिंदी स्क्रिप्ट, तो वो सारे रोमन इंग्लिश में हिंदी पढ़ते हैं। अरे मैंने कहा मैं उसमें से नहीं हूँ, मैं उर्दू भी पढ़ लेता हूँ। मुझे तो ये है, मतलब ख तो दूर की बात है, हिंदी स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत ज्यादा लोग आज के नहीं जानते, क्योंकि वो अंग्रेजी मीडियम से आए हैं। अगर अच्छे घर के हैं तो घर में भी अंग्रेजी बोलते हैं, स्कूल में भी दोस्त अंग्रेजी हैं, तो हिंदी पढ़ने का तो कोई वो। और जब आप हिंदी भाषा यानी लिपि को नहीं, आप देवनागरी लिपि को अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो उसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं मालूम। ऐसा पता चलेगा, ख तो दूर की बात है। अभी देखिए, अगर हम बात करें सिर्फ मुझे, MUJHE लिखते हैं, बराबर। अब इसको अपने हिसाब से लोग प्रोनाउंस करते हैं। मैं का स्पेल जो करते हैं MAIN, अब इसमें N लिखना भूल जाए तो मैं बोलेंगे, तो मैं न बोलेंगे ही नहीं उसको। तो इस तरह की कई चीजें हैं। खैर, हम तो इस समय एन चंद्रा के जीवन में जो नुक्ते लगे हैं उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन आप याद रखिए, मेरे को किसी को या यंगर जनरेशन को क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं हो रही है। हम भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी इस बात को समझते हैं जी, वो आर्टिस्ट भी समझते हैं। लेकिन अब उनके पास एक बहुत अच्छी लाइन है, फिल्म तो हिट है ना। सही बात। अब क्या है कि दर्शक भी उस तरह से चीजों को एक्सेप्ट करने लगे हैं जी। शायद जनरेशन भी, देखने वाली जनरेशन जो है वो भी अब वही देखना चाहती है, या जो भी है। बहरहाल, हम वो 7 दिन के बाद अगर आगे बढ़ें तो अब हमको कहाँ ले चलेंगे आप अपनी यादों की उजाले में, कहाँ हम जाएंगे, जहाँ एन चंद्रा इंडिपेंडेंट एडिटर तो बन गए थे जी, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने की जो कवायद थी, जो यात्रा थी, जो जर्नी थी जी, वो कैसे आपकी आगे बढ़ी? तो एक्चुअली हुआ ये कि जैसे मेरे पास अभी है, मैं एक फिल्म आती थी तो 2 डिपार्टमेंट में देख रहे थे, तो 2 चेक आते थे। बिल्कुल, एसोसिएट डायरेक्टर का भी आता था, एडिटर का भी आता था। तो मैं वर्ली के, अभी तक याद है, संडे को मैं ऐसे ही दोपहर को लेटा हुआ था और सडनली मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लेसेंसी, मतलब ऐशो आराम जो बोलते हैं ना, मैं भी सेटिस्फाइड हो गया हूँ। और सेटिस्फाइड आदमी ना आगे कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। जो अनसेटिस्फाइड आदमी है वही तलाश में रहेगा कि मुझे सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, मुझे मुकाम मिलेगा कैसे। बिल्कुल। तो मैंने उस वक्त डिसाइड किया कि मैं अब किसी और की स्क्रिप्ट नहीं पकड़ूंगा तो अपनी स्क्रिप्ट पकड़ूंगा। और फिर जब बापू साहब ने दूसरी फिल्म, एक फिल्म थी उन्होंने साइन की थी, तब मुझे बोला, तो मैंने कहा मैं एसोसिएट डायरेक्टर अभी नहीं रहूंगा,
अगर आप मुझे एडिटर रखेंगे तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि वो काम तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी एसोसिएट डायरेक्टर नहीं बनना चाहता। और मैंने वहां से एसोसिएट डायरेक्टर की ये छोड़ दी और सोचा कि अभी मैं खुद डायरेक्टर बनूंगा कहीं। और फिर तलाश जारी रही, प्रोड्यूसरों से मिलता था, इससे मिलता था। लेकिन क्या है कि उस वक्त का जो एरा था उसमें भी प्रोड्यूसर ये चाहता था कि भाई आपको मैं ब्रेक दे दूं, क्योंकि वो ब्रेक देना बोलते हैं कि आपके ऊपर इतना पैसा लगा और आप डायरेक्टर बन जाएं उस फिल्म के, तो उसमें आप क्या, व्हाट इज द, आप यूएसपी क्या है आपकी, और या आप आपका प्लेटर पे क्या contribution लाने, कंट्रीब्यूशन क्या है जो लाएंगे। तो उस वक्त जनरली क्या होता था कि जनरली एसोसिएट डायरेक्टर के वक्त वो आदमी जो है वो आर्टिस्टों के साथ अपने ऐसे कुछ रिलेशंस बना लेता था कि वो कहता था साहब मैं उसको लेके आ सकता हूँ, वो बड़े हीरो को ला सकता हूँ। और वो बड़ा हीरो कभी कभी तेरे को मिल रहा है ब्रेक, हाँ चल मैं करता हूँ करके हो जाता था। जी जी। लेकिन मैं कभी भी इस एंगल से कभी भी आर्टिस्टों के साथ जाकर के दोस्ती नहीं बनाई कि मेरे को आगे जाकर के इसका कुछ काम आने वाला है। मैं अपना काम करता था, उनको जितना इम्प्रेस हो या कुछ भी हो। तो मैंने फिर 1-2 बार ट्राई किया इधर उधर, लेकिन मुझे लगा कि यार नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। तो फिर मैंने सोचा कि अभी क्या है, कैसे होगा फिर ये। मैंने कहा यार अगर मैं दूसरे को कह रहा हूँ कि भाई मुझे ब्रेक दे दो और दूसरा नहीं लगाना चाहते तो आप खुद को ही ब्रेक दे दो। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अपना रास्ता खुद ही बनाओ। खुद ही बनाओ। तो फिर उसी वक्त एक आया था लड़का सुभाष करके, वो फिल्म बनाना चाहता था और फिर हम लोगों ने बोला बनाते हैं। तो उसको पता चला मैं गुलजार साहब का असिस्टेंट हूँ, तो वो भी ऐसे कोई ढूंढ रहा था, बड़े डायरेक्टर को साइन कर नहीं सकता, छोटी फिल्म बनानी। तो गुलजार साहब के ही सीनियर थे देबू सेन करके जी, जो ये लोग विमल राय प्रोडक्शन से आए थे। विमल राय के चीफ असिस्टेंट हुआ करते थे देबू सेन, तो वो राइटर भी थे। तो उनकी एक कहानी थी, वो मिले, मुझे पहचानते थे वो, क्योंकि गुलजार साहब के यहाँ मिलते भी थे। तो उन्होंने कहानी सुनाई, हमको अच्छी लगी। तो हमने कहा इस कहानी पे, लेकिन वो बंगाल का पूरा माहौल ये वो, तो हमको उसको बम्बई में बिठाना था। तो उसका पूरा माहौल वगैरह बेसिक वो फ्रेमवर्क सेम रख के यहाँ के एथॉस को डालना था। तो हमने कहा ये तो कर सकते हैं हम, और वहां से मैंने शुरू किया। तो वो प्रोड्यूसर थे पहले। लेकिन क्या हुआ कि मैं तो पूरा अपने जैसे कहा ना कि A to Z पूरा कैसे फिल्म मेकिंग होती है, क्या होता है, कहाँ लोग फंसते हैं। मतलब कई लोग जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, ऐसे लोग भी आकर के फिल्म बनाने के चक्कर में फंस गए थे और बाद में बर्बाद हो गए थे। मैंने वो देखा था, अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस के उनको फिल्म प्रोड्यूसर बनना था। तो ये इसने जब पहले मेरे को बोला कि अपने ये करते और ये सारी, मैंने कहा तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? तो बोला कि मेरे पास ये है इतने सारे 3-4 लाख रुपए। मैंने कहा यार 3-4 लाख रुपए में फिल्म बनेगी नहीं, कम से कम 12-15 लाख रुपए होने चाहिए। उस वक्त भी ये बहुत ही कम था, बहुत कम था। हाँ, बहुत फिर कम। भी मैं बोला इतना तो होना चाहिए। वो नागपुर का था। बोला नहीं मैं तो मैंने मामा से बात की है और उनकी वहां पर शॉप्स वगैरह है। उन्होंने बोला तू बना ले, बाद में मैं हूँ। मैंने कहा देखो सुभाष जी ऐसे नहीं बनता है, तुम फंस जाओगे। मैं तो असिस्टेंट हूँ, मैं तो डायरेक्टर हूँ। कल उठ के 4 रील बनेगी ना, ये नए लोगों के ना कोई बिकने लगा। अगर तुम्हारा मामा, पहले आके मामा से बोलो पैसे दे दो। उसे लगा यार किसी बात करता है, मेरा मामा है जिसने मेरे को बोला हुआ है। हमने कहा ठीक है बना लो। वो शेड्यूल हो गया, 4 लाख खत्म हो गए। वो गया और मामा ने उसको बोला कि नहीं यार मेरी भी इस वक्त पोजीशन नहीं है, मेरे ऐसा हो गया है, मेरे को नुकसान हो गया है, अभी तो मैं पैसे वैसे कुछ नहीं। और ये वापस आ गए। मैं तो एडिटिंग में था, मेरे पास एडिटिंग की फिल्में थी। तो ये बाहर आकर के दुखी बन करके बैठा रहता था कि अब मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने कहा मैं तेरे को पहले बोला था, तो मैंने कहा मेरा अनुभव यही बोल रहा था कि ऐसा मत कर, तू भी आके तुमने किया। और मेरा मन फिल्म में लग गया था। मुझे मालूम था कि कुछ अच्छी चीज मैं बना रहा हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी। वो मुझे पूरा जो मेरा अनुभव था वर्ली नाके का, जो बेरोजगारी का वगैरह, वो सारी किरदार जो है इसमें सारे किरदार वहीं से ही उठाए हुए हैं, टुकड़ों टुकड़ों में। वो इंसिडेंट्स उठाए हुए हैं वहां से जो घटे थे हमारे सामने जी। तो फिर उस वक्त मैंने एडिटिंग वगैरह काम करके फ्लैट ले लिया था वर्सोवा में खुद का, और मैं वहां रहता था। उसके बाद मैं वर्ली पे शिफ्ट हुआ था, लेकिन फ्लैट मेरे पास था। तो अचानक एक दिन मैंने बोला कि चलो मैं रिस्क ले लेता हूँ। मैंने वाइफ से बात की कि हम लोग ये फ्लैट बेच देते हैं और पैसा डाल के ये फिल्म कंप्लीट करते हैं। जब मेरे आसपास के लोगों को पता चला तो बोले तू कर क्या रहा है, बर्बाद हो जाएगा। बट मुझे मालूम था कि अब ये फिल्म बनाने के लिए मुझे ये स्टेक पे लगाना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्या हो जाएगा, पैसे चले जाएंगे, हुनर तो नहीं कोई ले सकता। अभी भी किसी की फाइल कर सकता हूँ, एसोसिएट बन सकता हूँ, अभी भी एडिटिंग कर सकता हूँ, वो तो कोई नहीं लेगा ना मेरे से। जी जी बिल्कुल सही बात है। वो तो मेरा हुनर तो मेरे पास ही रहेगा ना, पैसा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मेरी बीवी को बोला, उसने बोला कि अगर तुम चाहते हो, वो बिल्कुल मतलब पहाड़ की तरह मेरे पीछे खड़ी हो गई। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एप्लीकेशन करके उसको बैंक में उसने नौकरी कर ली ताकि घर चलता रहे। क्योंकि ये बच्चा है ना, ये एक हो चुका था 84 में, बड़ा वाला लड़का युगांधर, तो बैंक में उसको नौकरी मिली। शी स्टार्टेड डूइंग द जॉब। हमने उस फ्लैट के ऊपर पैसा निकाल के वो फिल्म, तब भी वो फिल्म कंप्लीट नहीं हुई। फिर मैंने अपने बहन के जेवरात थोड़े उसने रखने को दिए थे, वो हमने गिरवी रखे और भी कुछ किया, कर करके वो फिल्म जा करके कंप्लीट की और बाद में जो बना वो हिस्ट्री। ये तो इसका आर्थिक पक्ष था जी। जो पीछे छूट गई बात वो ये कि फिल्म की जो प्लानिंग थी, अभी हम आर्थिक पक्ष को पूरी तरह से समझ गए कि फिल्म किस तरह से सारे इन आर्थिक परेशानियों से गुजर के कैसे वहां तक पहुंची। लेकिन परेशानियां तो और भी थी कि जैसे कौन कौन से आर्टिस्ट लेंगे, किस तरह से शूट होगा, कहाँ शूट होगा, क्योंकि एक लिमिटेड बजट में, और वो भी लिमिटेड बजट भी तब जबकि आपके पास पूरे पैसे हैं नहीं, और आपको मालूम भी नहीं है कि आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो कितने आएंगे। बिल्कुल ऐसी स्थिति में एक फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है, बल्कि नामुमकिन काम है। तो ये सारी बातें किस तरह से हुई, और जाहिर सी बात है कि हम अंकुश की बात कर रहे हैं, हमारे श्रोता भी समझ गए होंगे। तो वो जो एक कलाकार, खास कलाकार आपने लिया, नाना पाटेकर जी, जो उस समय एक अलग तरह के कलाकार माने जाते रहे हैं जी। तो ये सारी चीजें भी तो बताइए कि वो कास्टिंग आपने किस तरह से की, कलाकारों को कैसे चुना आपने, ये थोड़ा सा समझाएं आप। तो सबसे पहले तो मैंने उसको बोला था कि देखो हमको इतने बजट में ये फिल्म बनानी है। उस वक्त ये था कि वो 4 लाख डालेगा, 4 लाख जो भी होंगे, और बाकी उसको मामा देने वाला। इस बेसिस पे मैंने वो पहले तो मना कर दिया था कि ऐसा मत कर, लेकिन वो माना नहीं। उसको लगा कि इसको क्या करना है, मैं तो लाना वाना। मैंने फिर बताया देख तू पैसे तेरे के रिस्क ले रहा है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ऐसे इसमें, और फाइनली हुआ, वो तो बात की बात है। मैं कहा चलो एक काम करते हैं। हमने ये डिसाइड कर लिया था कि कोई भी कलाकार जो है ना 10,000 रुपए के ऊपर का नहीं लेने का। 10,000 रेम्यूनरेशन के ऊपर जो मांगेगा ना वो हमारे लिए नहीं है, वो चाहे कोई स्टार हो। मैंने इतने लोगों के साथ काम किया था, मैं जा सकता था, लेकिन मुझे मालूम है कि जब आप मुफलिसी में किसी आर्टिस्ट के पास जाते हो ना, जो नोन आर्टिस्ट है, बड़ा आर्टिस्ट है, तो बाद में ना वो आपको शायद फिल्म कर भी लेना, तो उसके प्रायोरिटी पे आप लास्ट में होते हैं, उसकी प्रायोरिटी पे आप आखिरी में होते हैं, और सारा बाद में आपको ही भुगतना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि नए लोगों, लेकिन फिल्म बननी चाहिए, फिल्म बनना जरूरी है। तो हमने कहा ये ऐसा करते हैं। तो उस वक्त नाना पाटेकर को मैंने एक मराठी फिल्म में विलन के रोल में देखा था। नीलू फुले और उनका बेटा ये बने थे। तो हमने एक्चुअली इनको बुलाया था विलन के रोल के लिए, वन ऑफ द विलन्स। लेकिन जिस हीरो को मैं इमेजिन करके मैंने वो लिखी थी, वो हीरो ने बहुत ज्यादा पैसे मांग लिया, हमारी उम्मीद से, हमारा जो बजट था उससे बहुत ज्यादा। तो हमने कहा ये इतना पैसा अपने को तो परवड़ेगा नहीं, हम नहीं ले सकते इसको, किसको ले। तो एक दिन पता नहीं हम दोनों ही, मुझे अभी तक वो याद है, हम लोग लोकल से जा रहे थे, खाली थी, दरवाजे पे खड़े थे, और अचानक हम दोनों, तो मैंने बोला यार वो नाना पाटेकर को अगर ले मेन रोल के लिए रवि के, तो बोला मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। तो जिस तरह से इंटेंस है ना वो, शायद वो, और वहां पर हम लोगों की राय एक हुई, और हमने जाके नाना को जो है वो मेन रोल में लिया, जो उसकी पहली एज अ बिग मतलब हीरो फिल्म थी। उसके पहले एक विलन हिंदी पिक्चर में आ चुके थे वो। अब वो नहीं छोड़ेंगे तुझे, अकेले में पकड़ेंगे, रात को उठा ले जाएंगे घर से। तो आने देना, एक एक को देख लूंगा, मैं किसे कहूँ क्या? इसमें तेरी भी तो जान जा सकती है। तो जाने देना जान, लेकिन जाते जाते 3-4 को लेके जाऊंगा। मरने से कौन डरता है यार? Don't talk shit. सवाल मौत का नहीं है अर्जुन, सवाल यह है कि वो मौत आती कैसे। 3 बरस पहले जब मुझे तू पहली बार मिला था ना, तो तेरे दिल में एक आग सी थी कुछ कर दिखाने की। देखते देखते तू कितना बदल गया यार। अर्जुन, तू सोचता होगा कल तक लड़ने की बात करने वाला आज कितनी बुज़दिली की बात कर रहा है, लेकिन इस बात का एहसास मुझे उस दिन हुआ जिस दिन हम दादी के घर बैठे प्रार्थना सुन रहे थे। आज भी वो प्रार्थना मुझे परेशान करती है, हॉट करती है, मैं चैन से सो नहीं पाता अर्जुन। और बाकी फिर उसने सुहास पलसीकर को मिलाया, वो भी करेक्ट लगा लालिया के लिए, उसको ले लिया। फिर मदन जैन भी, उस वक्त सारे स्ट्रगलर्स वहां आते थे, उनसे मुलाकात हुई, उनको लिया। आज बहुत खुश हूँ मैं, 4 साल बाद एक बार फिर से नया मोड़ आया जिंदगी में। 4 साल जब से नौकरी गई, त्रिशंकु की जिंदगी जी रहा था मैं। नाजायज कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि मेरी जड़ें मुझे खींचती थी। जिनका लिहाज करता था, भाई, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, उनकी नजरों में कब का गिर चुका था मैं। दोनों तरफ से मारा गया था। आज ये रिश्ता भाई ने तोड़कर एहसान किया। आजाद हूं मैं, कुछ भी कर सकता हूं,
कोई पूछने वाला नहीं, किसी की परवाह नहीं। इस तरह से स्टारकास्ट जो है वो मुकम्मिल हुई। तो ये जो कहानी, जैसे आपने कहा कि बेसिकली कहीं बंगाल से कहानी थी, जी। उसको आपने रिफर्बिश किया, आपने बॉम्बे का बैकग्राउंड डाला और उसके बाद आपने उसमें वर्ली नाका भी डाला। हाँ। आपने कहीं किसी एक कैरेक्टर में एन चंद्रा को भी डाला होगा। नहीं, मेरा कैरेक्टर तो हर कैरेक्टर में जो है ना सारे, हाँ। उसमें टुकड़ों में मैं कहीं ना कहीं तो उसमें बसता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब रवि में भी कुछ अंश मेरा है, जी। लालिया में भी कुछ अंश मेरा है, मदन जैन के कैरेक्टर में भी कुछ अंश मेरा है। जैसे मदन जैन जो है ये एक मिल में काम करता था, उसका बड़ा भाई वहां पर था, ये वहां पर राजनीति करने गए, मालिक ने इनको निकाल दिया लेकिन भाई कुछ बोला नहीं, तो उनका झगड़ा चलता रहता कि तुम तो क्या करते। तो ये सारा जो यूनियन बाजी है ये हमने वर्ली नाके पे देखी थी। योग क्रांति दल की वजह से मुझे यूनियन क्या होती है, उनके झगड़े क्या होते हैं, मालिक के झगड़े क्या होते हैं, इसलिए वो कैरेक्टर बना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रवि जो है वो जाकर के मटके के अड्डे पे हिसाब करता रहता है, मैथमेटिक्स अच्छी है। हमारे एक लड़का था जो बहुत टैलेंटेड था और उस वक्त ये सब बाद में इसलिए वजह हुआ, वो दूसरों की प्रॉक्सी एग्जाम्स देख के आता था पैसे लेकर के। हो तो वो आपने वहां पे उसको दूसरे तरीके से वो use वहां किया। से आया वो, तो इस तरह से कास्टिंग हुई, इस तरह से मतलब आपने कैरेक्टराइजेशन इस तरह से इस किया। तरह से हुए। हम चारों वही महारोगियों से बदतर जिंदगी जी रहे थे, जिसे न समाज में स्थान था न घर में इज्जत। लोग हमें पैरासाइट समझते थे, लेकिन हम उन्हीं लोगों के हाथों की शिकार थे जिनके हाथों में सत्ता है। टाइटलवाड़ी की नुक्कड़ पर कुत्ते की तरह घूमते थे सुबह शाम, आने वाले लाखों करोड़ों बेमतलब पलों को काटने के विचार से अस्वस्थ। हमें साथ बांधने वाली एक ही बात थी, हमारी बेकारी। जज साहब, अपन तो पैदाइश ही बेकार था। बचपन से ही सड़कों पे भटकते हुए ये मालूम नहीं था अपने जिंदगी का मकसद क्या है, अपन क्यों जी रहे। आने वाले दिन को काटना यही अपने लिए एक मकसद बन गया। जज साहब, जब ऐसा महसूस होने लगा कि हमारी जिंदगी इसी नुक्कड़ पर सड़ जाएगी, ये माई बैठी है ना माई, उसकी पोती अनीता ने अपन लोग को साथ दिया, नुक्कड़ से उठाकर सही रास्ते पर लाया। जज साहब, ऐसा लगने लगा कि अपने जीने का कोई मकसद है। तो ये अंकुश, आपको उम्मीद थी कि अंकुश जो लगभग 12 लाख के बजट में बनेगी और जाके 95 लाख तक कमाएगी? एक्चुअली मतलब वो एक ऐसी फिल्म है जिसने मुझे कभी भी रात को जगाया नहीं डर के मारे कि अरे क्या होगा। पता नहीं क्यों बहुत कन्विक्शन के साथ बनाई थी आपने। मुझे कभी भी मैं रेस्टलेस नहीं हुआ, कभी भी मैं फियर में नहीं गया कि इसका क्या होगा, नेवर एवर, पता नहीं क्यों। उसके पीछे देखिए ना कितनी अच्छी भावनाएं थी, आपकी पत्नी का त्याग, आपकी पत्नी का सपोर्ट, आपका विश्वास, आपकी कन्विक्शन, आपका वो बचपन से लेके जवानी तक का जो एक पूरी जर्नी थी वो पूरी झोंक दिया आपने फिल्म में। तो ये सारी चीजें थी, तो इसको सफल तो होना ही था। मैं वही कहता हूँ जब भी दूसरे के, मैंने जितने मेरे तरकश में जितने बाण थे सब डाल सारे के सारे, जो मुझे एडिटिंग ने सिखाया था, जो मुझे प्रोडक्शन ने सिखाया था, जो मुझे गुलजार साहब ने सिखाया था, जो मैंने वो 7 दिन में बापू साहब से सिखाया था, जो छोटा से छोटा कंकर क्यों ना हो मेरे जो तरकश में जो पड़ा था ना, सारा मैंने टेबल पे रख दिया था कि इसको इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं इसको इसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। न्याय मांगने का तुम्हारा ये रास्ता गलत है, बिल्कुल गलत है। तो तुम ये चाहती हो कि हमें उसी अन्याय को ही न्याय समझकर चुप रहना चाहिए था? नहीं बेटे, अगर ये न्याय तुम्हें अधूरा लगता था तो उसे पराया समझकर और तोड़ना नहीं चाहिए, उसे कमजोर बनाना नहीं चाहिए था, उसे अपना समझकर और मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। हम भी तो वही चाहते हैं। आज वही न्याय है जो सत्ताधारी करते हैं, किसी की भी जिंदगी को अपने फायदे के लिए तबाह कर देते हैं। हम उनकी अनिर्बन सत्ता पे अंकुश लगाना चाहते हैं ताकि वो डर करें। वो अंकुश किस काम का जिससे दिल में डर पैदा हो, जिसके एक ही घाव से हजारों का खून बहे। हमें वो अंकुश चाहिए जो हर इंसान को एक दूसरे से प्यार करना सिखाए। इसकी भी अपनी एक कहानी बन गई है। ये जो प्रेयर है, एन चंद्रा ने न जाने क्या सोच के इस फिल्म में लिया होगा, लेकिन आज ये हमारे देश के कई स्कूलों में सुबह की जो प्रेयर होती है उसमें ये जो इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये प्रेयर के रूप में बच्चे गाते हैं। जी। और इससे ये समझ में आता है चंद्रा साहब की कहीं ना कहीं संगीत से भी, उनके बोलों से, गीतों से, संगीत से, धुन से भी आपका एक अच्छा नाता रहा है। अब इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि आपने गुलजार साहब के साथ काफी लंबा समय निकाला, और ये जहां तक मुझे मालूम है अभिलाष जी की लिखी हुई रचना है, और अभिलाष जी का विविध भारती से बहुत अच्छा नाता रहा है हमेशा से।
तो इसकी रचना की कोई कहानी हो, जब ये इसकी सिटिंग इटिंग चल रही हो और इसके म्यूजिक पर जब कोई बात हो रही हो, तो कोई अगर वाकया हो तो बताइए। तो ये दो चीजें बताऊंगा मैं, एक तो इसका गाना कैसे बना और उसका पिक्चराइजेशन की बात जो है। तो मैं वर्ली इलाके पे रहता था, मैंने बताया ना आंगन था वहां पर जहाँ पर युग क्रांति दल के लोग भी आके बैठते थे और डिस्कस करते थे, कार्ल मार्क्स भी करते थे। तो वहां पर एक छोटी सी दीवार थी जिस पर बैठ सकते थे, पैरापेट्रिक 2.5 फीट का। तो अभिलाष जी और मैं वहां पर बैठते थे और मैं उनको जितना मुझे फिल्म में इसके क्या थॉट चाहिए, और वो अभिलाष जी बिल्कुल सटीक तौर पे, मतलब मैं तो कवि तो था नहीं, मैं विचार बना सकता था, क्योंकि ये कोई इंडिपेंडेंट गाना नहीं था, ये गाना था जो मेरी फिल्म की फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करे, है ना। तो वो इंडिपेंडेंटली पोएट को कभी नहीं समझ में आएगा जब तक द डायरेक्टर और द राइटर शुड एक्सप्लेन हिम कि इसमें मुझे क्या मजमून चाहिए, फिर वो मजमून को कैसे इसमें तब्दील करना है, फिर उसमें अपनी एडिशन करनी है, क्योंकि उन्होंने भी एडिशन की। लेकिन इस तरह से वो सारा गाना जो है वो धीरे धीरे वो बनता गया। और उसके स्क्रिप्ट में ही इनहेरेंट ये था कि जो पहले गाना आएगा और आखिरी में वो जो फांसी पे जा रहे हैं उसके पहले वो औरत के साथ, और वो फिर वही वर्ली नाके की जो संस्कार आपने जिसको बात की, तो ये हम लोग उसको मराठी में परवचा बोलते हैं। तो जैसे शाम होती है, जैसे बत्ती जलती थी, उस वक्त हम लोग परवचा बोलते थे, कोई प्रार्थना होती थी तो वो उसमें मैंने डाला था। वो देखिए वो पूरा फ्लैशबैक खत्म होता है, अंधेरा हो चुका है, जैसे वो बुढ़िया बत्ती जलाती है और दोनों गाना शुरू करती है, इतनी शक्ति, वो परवचा बोलती है। ये हमारे संस्कृति, महाराष्ट्रियन संस्कृति में है, ये हमारे हर घर में ये रिवाज उस वक्त चलता था, सिर्फ हमारे नहीं, जितनी घर थे सारे। तो जब वो गाना पिक्चराइज करने का वक्त आ गया तो मैं खुद बहुत ज्यादा, मतलब ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करता हूँ, कोई अज्ञात शक्ति पे विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं प्रेयर करो, घंटों भगवान के सामने बैठो, ये मैं पर्सनली, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, मैं नहीं करता। तो इसलिए मेरा जमीर नहीं कहता था कि यार ये, तो अगर आप देखेंगे ना तो उसमें दोनों औरतें, मतलब भगवान को आपको याद करना है तो आप अपना काम करते हुए भी कर सकते हो, वो दोनों थ्रू आउट काम कर रही है उसके अंदर, बिल्कुल दे आर वर्किंग। वो दिया लगाती है, वो उधर जाती है, बीच में जानबूझ के ये अंडरलाइन करने के लिए वो लड़की अंदर किचन में है, माँ कहती है कि बेटी चावल चढ़ा दिए, हाँ चावल चढ़ा दिए, फिर गाना शुरू होता है। तो आप अपना काम करते हुए, रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए भी भगवान को या जिसको आपको याद करना उसको कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप जाके कहीं पर उसके सामने बैठ के भजन मंजी रहेगा, वो भजन नहीं हो, देखिए आप उसको, दे आर वर्किंग थ्रू आउट। वो सब्जी निकाली उसने, सब्जी काटने लग गई, लेकिन वो परवचा गा रही है। और बाद में जब आखिरी में जब उनकी फांसी हो गई और अंधेरा हो जाता है, वो हवलदार आके जैसे ही लाइट लगाता है वो गाना शुरू होता है, इतनी शक्ति हमें देना जाता है। इस तरह से जाके उसका जो एक्चुअल कैरेक्टर आर्क उस कैरेक्टर का कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ये सारे यू हैव टू पुट योर ओन एक्सपीरियंस, योर ओन बिलीफ इन द कैरेक्टर्स। तो ऐसी फिल्म को हिट तो होना ही था चंद्रा साहब। ये आज हमारे जो श्रोता कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो इस बात को अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एक फिल्म जब बनाता है, एक चाहे वो लेखक हो, निर्माता हो, निर्देशक हो, उसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी मतलब शक्ति लगा देता है, वो अपनी जिंदगी लगा देता है उसके पीछे, उस दिन तक का जीवन जो उसने जिया है वो सब झोंक देता है उसमें, तब जाकर वो फिल्म अंकुश बनती है। बिल्कुल। अब जब ये अंकुश बन गई चंद्रा साहब, जैसे कि हमारे श्रोता भी जानते हैं, दुनिया जानती है, आज भी ये फिल्म जब टीवी पर आती है, किसी प्राइवेट चैनल पर आती है, तो ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई दर्शक होगा कि जो उसको अलग कर दे वो उसको तो देखेगा ही देखेगा। आपने फिर उसके बाद क्या सोचा, क्या आपको लगा कि अब मेरी राह आसान हो गई है, या आपको ये लगा कि अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई? मैं एग्जैक्टली इस बेसिस पे नहीं सोच रहा था कि मेरी इजी बढ़ गई है। मुझे इतना हो गया था कि फिल्म रिलीज होने के बाद बम्बई के जितने मशहूर बैनर थे, जो नाम लो, जितने बड़ा, सारे के सारे मेरे साथ फिल्म बनाना चाहते थे, क्योंकि उनको पता चल गया था फिल्म देख करके ये कोई फ्लूक वाला डायरेक्टर नहीं है, ही इज द मैन हु नोज हिज जॉब वेरी वेल। तो हर बड़ा बैनर जो है वो मुझे साइन करना चाहता था, और एक आध दो फिल्में मैंने साइन कर भी ली थी। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट, मतलब वियर्ड सा हो गया कि पूर्णचंद्र राव करके साउथ के बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। तो के पूर्णचंद्र राव मुंबई आए थे, तो उन्हें देखी थी फिल्म और मुझे कहा कि भाई, उन्होंने मीटिंग अरेंज करवाई और मुझे बोले कि आप
मेरे लिए फिल्म करेंगे? मैं कहा क्यों नहीं करेंगे सर, पूर्णचंद्र राजू आपको इतना बड़ा नाम है, लेकिन क्या है सब्जेक्ट वगैरह ये हो। तो बातचीत करते करते उन्होंने ना मुझे एक सब्जेक्ट सुना ऐसे, ये तो मैंने कहा तो बड़ा कमाल का सब्जेक्ट है ये। बोले नहीं ये एक्चुअली वहां पर ना एक फिल्म रिलीज हो गई है प्रतिघटना करके, ये उसका सब्जेक्ट और इतनी बड़ी हिट हो गई है। तो बिल्कुल मुझे मतलब वो फिल्म और आपकी फिल्म मुझे वो याद आया कि अरे ये तो चंद्रा ही इस तरह की फिल्म बना सकते हैं, बट दैट इज। तो मैंने कहा वो बना लेते, उनसे ले लीजिए। बोले नहीं, दे आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट इन हिंदी। वही डायरेक्टर जो राइटर डायरेक्टर है टी कृष्णा, वही डायरेक्ट कर रहा है और हिंदी में वो लोग बना रहे हैं और शायद अगले महीने वो फ्लोर पे जाने वाली है। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर से और सब्जेक्ट वगैरह हो जाए तो विल गो अहेड इट विद इट। बात आई गई हो गई, और भी लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे थे, कुछ जगह तो बड़ी फिल्में मैंने साइन भी की थी। अचानक एक दिन क्या हो गया, मैं एडिटिंग में बैठा था, बांद्रा में एडिट कर रहा था कुछ किसी की दूसरी की फिल्म, और मुझे कोई आदमी ढूंढता हुआ आया। तो मैंने कहा, बोला यार कोई आए, बोले राजश्री प्रोडक्शन से आए। मैं कहा अच्छा। तो आए, बोले कि सर क्या है वो, आप एनचंद्र है ना? मैंने हाँ। तो बोले कि वो राज बाबू आपसे मिलना चाहते हैं, ताराचंद जी भी आपको मिलना चाहते हैं कोई फिल्म के लिए। राजश्री प्रोडक्शंस अपने आप में बहुत बड़ा बैनर। तो मैंने कहा चलो मिल लेता हूँ, क्या है देखें, क्योंकि अच्छा कुछ भी कहीं से आप जाएंगे मिलेंगे तभी निकलेगा ना। तो मैं गया, और उस दिन क्या हुआ था, जब वो पूर्णचंद्र जी ने मुझे जब सुनाया था ना प्रतिघटना की कहानी, तो उस वक्त मैंने घर पे आकर के वो कहानी बताई थी, और मेरा भाई भी उस वक्त था। मैंने कहा देखो यार, ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई फिल्म मिले तो मजा आ जाता। लेकिन ये एक्चुअली बन गई ये फिल्म, और वो हिंदी में बना भी रहे। लेकिन ये दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक, दिस इज समथिंग विच इज ऑफ माई टेस्ट। और फिर वहां गया तो बैठे, ताराचंद जी ने बुला रहे, आपकी फिल्म देखी, ये है वो है, और हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं, तो और आपको डायरेक्टर लेना चाहते हैं। मैंने कहा सर बताइए, लेकिन कुछ सब्जेक्ट है। तो मुझे बोला कि एक साउथ की पिक्चर है, उन्होंने प्रतिघटना का ब्रोशर मेरे सामने डाल दिया, और मैं, आप यकीन मानिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। और पूर्णचंद्र राजू के बाद 3 महीने के बाद की है, मेरे हिसाब से वो फिल्म उनके हिसाब से तो शुरू होने वाली, सब कुछ हो गया था। तो मेरा भाई उठ के बोलने लग गया था, अरे, मैंने कहा भैया चुप कर बोल मत कुछ भी। तो बोले कि ये है, ये वहां पर बहुत बड़ी हिट हो गई है फिल्म, ये एक्चुअली खुद ही बनाना चाहते हैं, जो प्रोड्यूसर हैं रामोजी सिटी वाले, रामोजी राव, वो प्रोड्यूसर थे उसके, और हम लोग उनके ऑल ओवर इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर भी है, और यहाँ एग्जीक्यूशन भी हम ही करने वाले थे, प्रोडक्शन हम करने वाले, तो आपको लेना चाहते हैं। तो फिर मैंने कहा कि शायद ये पिक्चर, लेकिन वो डायरेक्टर खुद टी कृष्णा वगैरह, तो उन्होंने बोला एक्चुअली वो डायरेक्टर है और वही राइटर है, तो उन्होंने इंसिस्ट किया था कि मैं किसी को नहीं दूंगा, ये फिल्म अगर मुझे मिलती है तो मैं हिंदी में मैं ही डायरेक्ट करूंगा। तो हमने कहा था आप कर लो, हम यहाँ पर सब कर रहे थे। तो उनको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ, और वो उनको रामोजी राव जी ने अमेरिका भेजा, पूरा ट्रांसफ्यूजन किया, वहाँ का इलाज किया, वापस आ गए। फिर शेड्यूल की प्लानिंग शुरू हो गई, पहले वाला शेड्यूल तो कैंसिल हो गया था, वो शेड्यूल आने से पहले फिर वो रिलैप्स हो गया, फिर उनको भेजा। ऐसा हो रहा था, 2-1 महीना चला, और एक दिन क्या हो गया, उन्होंने जब वापस आए थे, उन्होंने हैदराबाद में आपकी फिल्म देख ली, टी कृष्णा जी ने, अंकुश, और वहीं से वो आए, उन्होंने रामोजी राव को फोन किया कि एक फिल्म लगी है अंकुश, अगर इस डायरेक्टर को लेके आते हो ना तो मैं फिल्म छोड़ने को तैयार हूँ। तो इट इज टी कृष्णा हु सेड गेट दिस मैन फॉर प्रतिघात, ही विल डू द जस्टिस अदर देन मी, इफ यू गेट हिम मैं विड्रॉ हो जाता हूँ। तो इस तरह से प्रतिघात फिर शुरू हुई, और ये कास्टिंग वगैरह ये सारा कुछ फिर आपने किया, या वो फिर ऑलरेडी सेट था? उस वक्त की तरह वही होता था कि सारे मिलके डिसीजन लेते थे, ऐसा कोई मतलब वेटो पावर ऑफकोर्स होता है। जैसे कि उसमें वेटो पावर मैंने मेरा यूज किया था। हाँ जी, क्योंकि उसमें ओरिजिनल में विजया शांति करके वहां की सुपरस्टार थी। लेकिन जब मुझे पता चला विजया शांति जी को हिंदी बोलना बिल्कुल ही नहीं आता, और उनको फिर वो पढ़ाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो मैंने कहा देखिए ये इमोशनल फिल्म है, ये बहुत इंटेंसली करने वाली फिल्म है। जब तक उस लेडी को ये नहीं समझ में आएगा कि हम इस भाषा में बोल रहे हैं, ये भाषा ही नहीं आएगी, तो मुझे लगता है कि यू विल बी डूइंग इनजस्टिस टू द फिल्म ऑल्सो एंड टू मी ऑल्सो, क्योंकि उसका पूरा लहजा, उसका वजन कहाँ होना है। क्योंकि वही गुलजार साहब के यहाँ से जो मेरी ट्रेनिंग हुई थी कि अगर आपको वो जबान ही नहीं मालूम है, तलफ़ुज़ नहीं मालूम है, उसके वजन कहाँ डालना है, उस लफ्ज़ के मायने को ज़्यादा निकालने के लिए कैसे बोलना है उसको, क्योंकि आप वो जबान ही नहीं जानती, तो कोई आपको बताएगा तो आप उसको रट करके बोल दोगे। तो मैंने कहा वो हम तीनों के ऊपर जाती हो जाएगी, फिल्म के ऊपर भी, विजय शांति जी के ऊपर भी, क्योंकि वो एक्चुअली वो जितनी ग्रेट परफॉर्मर है उतना वो नहीं कर पाएंगी शायद, मुझे ऐसा लगा। तो हमने ये डिस्कशन किया, और फिर वो म्यूचुअली उन्होंने बोला कि नहीं आप बेटर सही बोल रहे हो, आप रिप्लेस कर दो।
तब जाके हमने तलाश शुरू की और फिर सुजाता मेहता उसका प्ले चल रहा था चित्कार, वो जाके हमने देखा राजेश्वरी प्रोडक्शन के जो है सब लोग, और हमको लगा कि शी हैज गॉट दैट इंटेंसिटी एंड ऑल दैट, और उसको कास्ट किया फिर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे थे निर्माता, निर्देशक, फिल्म संपादक और लेखक एन चंद्रा। एन चंद्रा से बातचीत की अमरकांत दुबे ने। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग HR पाटले का, संयोजन तेजश्री शेट्टे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।